Hello everyone, welcome to Study Space. Here I'll be covering the NCERT syllabus of history. So, in this video, we will study chapter 1 of class 9th history, that is the French Revolution. Okay, so we will be covering this chapter through notes. Okay, so I'll be explaining this chapter through notes in two parts. Okay, so this is the first part of this video. Okay, so let's begin. Introduction. French Revolution started in 1789. The series of events started by the middle class shaking the upper classes. The people revolted against the cruel regime of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality. The revolution began on 14 July 1789 with storming the fortress prison, the Bastille. The Bastille, the fortress prison, was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished. So, we come to the introduction part of the फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हमारा 1789 में शुरू हुआ था और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में इवेंट्स हुए थे उन्होंने अपर क्लासेस के लोगों को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये जितने भी इवेंट हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के, ये मिडिल क्लास के थ्रू हुए थे और अपर क्लासेस ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मिडिल क्लास के लोग ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इसलिए रिवोल्ट कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जो मोनार्की थे यानी किंग थे वहाँ के लुइस 16, वो अत्याचारी शासन कर रहे थे, वहाँ पे भेदभाव कर रहे थे लोगों के बीच में. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और जो कि लोग गलत था और लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. इसलिए ये लोग लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के आइडियाज़ लेकर आए और उन्होंने ये मांग करी कि हमें ये हमारे मौलिक अधिकार दे दिए जाएं, जैसे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी. ये मेन आइडियाज़ थे इनके. असलियत में रिवोल्यूशन एग्जैक्टली 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था, जब पहली बार लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने फोर्ट्रेस प्रिजन यानी किले के जेल, जो कि बैस्टाइल में था, किले का जेल, मेन जेल जो था, उसको तबाह कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी वहाँ पे. और जो बैस्टाइल था उसे लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि ये राजा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर्स में से एक है, क्योंकि राजा को जो लोग पसंद नहीं आते थे, उनका काम नहीं पसंद आता था, उनको लगता था कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनको उसी जेल में बंद कर देते थे और सज़ा सुना देते थे. तो लोगों को लगता था कि हम वो जेल ही तोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने वो फोर्ट्रेस प्रिजन को डिमोलिश कर दिया, यानी तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया. अब हम आ जाते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के कुछ कॉजेज़ पर, जिसमें से पहला है हमारा सोशल कॉज. The French society during the late 18th century, the term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. The society was divided into three estates. First estate, clergy, group of persons involved in church matters. Second estate is nobility, persons who have high rank in state administration. And third estate is comprises of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, and artisans, landless laborers, and servants. First two classes were exempted from paying taxes. They enjoyed privileges by birth. Nobility classes also enjoyed feudal privileges. Only the members of the third estate had to pay taxes of the state, direct tax called taille, and also a number of indirect taxes which were charged on the articles of everyday consumptions like salt or tobacco. The tax called tithes was also collected by the church from the peasants. Clergy and nobility were 10% of the population but possessed 60% of lands. Third estate was 90% of the population but possessed 40% of the lands. तो हमारा सोशल कॉज ये है कि जो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी की थी उसको हम ओल्ड रिजीम से डिस्क्राइब करते थे. ठीक है, ओल्ड रिजीम के नाम से जानते थे या पुकारते थे, क्योंकि ओल्ड रिजीम हम जो फ्रांस की 18th सेंचुरी की सामाजिक व्यवस्था थी उसे डिस्क्राइब करता था. ठीक है, वो समाज को, फ्रेंच में उस समय कैसी सोसाइटी थी, कैसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, उन सबको डिस्क्राइब करता था 1789 में, इसलिए हम उसे ओल्ड रिजीम के द्वारा जानते थे. तो सोसाइटी वहाँ पे 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट एस्टेट जो थे वो क्लर्जी वालों का था. क्लर्जी कौन मेंबर्स होते थे? वो मेंबर्स होते थे जो चर्च के मैटर्स में इन्वॉल्व रहते थे, जो चर्च की पूजा पाठ करते थे, देख रेख करते थे या हेड होते थे, सॉर्ट ऑफ फादर एंड ऑल, जिन्हें हम जानते हैं अभी. सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी का होता था,
जो राजा के दरबार में ऊंची पोस्ट पे रहते थे लोग, उनका होता था, है ना। और थर्ड एस्टेट हमारे मिडिल क्लास लोगों का होता था, जिसमें थोड़े बहुत बिग बिग बिजनेसमैन आते थे, जो बड़े व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, जो कोर्ट में छोटी मोटी पोस्ट पे होते थे राजा के दरबार में, वो मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड लॉयर्स, वकील, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, आर्टिसंस यानी कारीगर, लैंडलेस लेबर, वो लेबर आते थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, रहने के लिए घर बार नहीं होता था, और सर्वेंट्स आते थे, नौकर चाकर। तो पहले जो दो क्लासेस थी उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, यानी कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती थी, मतलब बाय बर्थ मिलती थी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट या सेकेंड स्टेट में पैदा हुए हो तो आपको एक सुविधा ये मिली है आपके जन्म से कि आपको कभी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। और नोबिलिटी की जो क्लास थी, यानी जो लोग थे जो जिनकी हाई रैंक थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए ये भी प्रिविलेज था कि वो लैंड ओनर्स भी थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस जिसे बोल रहे हैं हम, उनके लिए ये भी सुविधाएं की थी कि वो लैंड को ओन करें, ठीक है। और जो थर्ड एस्टेट्स के मेंबर थे उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे, डायरेक्ट टैक्स होता था टेल, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे जो कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगाए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको पे, ठीक है। एक टीथस नाम का टैक्स होता था जो कि चर्च वसूल करता था फार्मर्स से, ठीक है। और जो क्लर्जी और नोबिलिटी होते थे वो उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 10% थी, ठीक है, पर उनके पास लैंड कितना था, 60% लैंड था उनके पास में। और जो थर्ड एस्टेट थी उनकी पॉपुलेशन 90% थी, और उनके पास लैंड कितना होता था, 40%। जो कितना अनइवन है ये, ठीक। जी, कि अगर वो मेजॉरिटी हैं जैसे थर्ड एस्टेट वाले, तो उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उनके पास बहुत कम लैंड होता था, 40%, 50% भी नहीं कि इक्वली डिवाइड कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत ही अनइवन सा था। तो ये हमारे सोशल कॉजेज़ थे। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ पे। तो इकोनॉमिक कॉज, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1750 to 28 million in 1789. दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स however, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the prices of fruit grains, and most workers work as laborers in the workshops and they didn't see increase in their wages. Situation become worse whenever drought or hail reduced the harvest. This lead to the scarcity of food grains or subsistence crisis, which started occurring frequently during the old regime. तो हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट में जो हमारी जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, ओके। तो 23 मिलियन वो थी 1715 में, और 28 मिलियन वो होगी 1789 में। तो जिसकी वजह से आप हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ऑफ कोर्स फूड की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फूड की डिमांड तो बढ़ गई थी, पर प्रोडक्शन उतने का उतना ही था, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम। और हम सब जानते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों को सर्वाइवल इश्यूज़ हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग लेबरर्स की तरह काम करते थे वर्कशॉप्स में, और उनकी सैलरी, उनकी वेजेस में उनको कोई भी इंक्रीमेंट या इंक्रीज़, बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब भी फ्रांस में सूखा पड़ता था या हेल स्टोन्स होते थे, बर्फ़बारी होती थी या ओले गिरते थे, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारी हार्वेस्ट थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था फूड ग्रेन्स का, वो कम हो जाता था, तो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से अक्सर फ्रांस में स्कैरसिटी यानी खाने के अनाज की कमी हो जाती थी, और अक्सर वहाँ पे ये क्या कहते हैं, क्राइसिस होने लगे, कमी होने लगी खाने की, और जो कि जल्दी जल्दी होने लगा था, अक्सर होने लगा था ओल्ड रिजीम के टाइम पर, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे लोगों को। तो अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ पर। Louis XVI came into the power in 1774 and found empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain, which added more than a billion leverage to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. An extravagant court at the immense palace of Versailles also cost a lot.
To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices, and universities, the state was forced to increase the taxes. So लुइस 16 जो थे वो हमारे राजा बन गए 1774 में फ्रांस के और में हमारे राजा बने। तो उन्होंने देखा कि उनका जो खजाना है वो खाली हो गया था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से फ्रांस जो है वो युद्ध लड़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सब खत्म हो गए थे, ना के बराबर हो गए थे। तो लुइस 16 की ही अंडर में उनके राज का ही शासन चल रहा था जब फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद करी उन्हें आज़ादी दिलाने में हमारे फ्रांस के कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। ठीक है, तो जब वो उन्होंने हेल्प करी तो जिसकी वजह से जो 1 बिलियन लेवरेज का डेट था यानी कि कर्जा था वो अब बढ़ के 2 बिलियन लेवरेज का हो गया। जाहिर सी बात है, अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें वो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पैसे के लिए कर्जा लिया और कर्जा बढ़ के 1 बिलियन लेवरेज से 2 बिलियन लेवरेज हो गया। लेवरेज इज़ द फ्रेंच करेंसी एट दैट टाइम, फ्रेंच की करेंसी थी उस टाइम की। ठीक है, एक तो उनका आलीशान महल था वर्साई में, वर्साई एक जगह का नाम है, उसको भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। ठीक है, और जो किंग थे हमारे लुइस 16 वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे ही नहीं निकाल पा रहे थे, जैसे कि एक अपनी फ्रांस की आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, ठीक है, कुछ सरकारी दफ्तर चलाना, स्कूल्स चलाना, जिसकी वजह से उन्हें चाह कर भी ना चाह कर भी टैक्सेस बढ़ाने ही पड़े क्योंकि उनके डेली के खर्चे नहीं निकल पा रहे थे। ओके, सो यही रीज़न था उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। अब हम देखते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through overseas trade from manufacturing of goods and professions. This class was educated, believed that no group in society would be privileged by birth. They were inspired by the ideas put forward by various philosophers, became a matter of talk intensively for these classes in salons and coffee houses, and spread among people through books and newspapers. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. तो जो इसी बीच हमारी जो मिडिल क्लास थी उसने थोड़ी सी ग्रोथ देखी। उन्होंने 18th सेंचुरी में कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए, सामाजिक संस्थाएं बनाई, जिसमें उन्होंने कुछ अर्निंग करी, कुछ पैसा कमाया ओवरसीज ट्रेड करके, बाहर के लोगों से व्यापार करके, और उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग अपने गुड्स की चालू कर दी, आई थिंक सिल्क और कॉटन की। ओके, सो इस क्लास में मतलब जो मिडिल क्लास थी हमारी थर्ड एस्टेट की, उसमें कुछ एजुकेटेड मेंबर्स भी थे और उनको ऐसा लगता था कि कोई भी क्लास, कोई भी एस्टेट को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए बाय बर्थ कि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े और वो रूल कर सकते हैं। नॉल गलत था ये। ठीक है, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समाज में रहते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्हें भी टैक्स पे करना ही चाहिए। ठीक है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, कुछ फिलोसफर्स थे और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी, जिनके आइडियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था, ज़्यादातर कॉफ़ी हाउसेज़ में, सैलॉन्स में होता था, पार्लर्स में और कॉफ़ी शॉप्स में, क्योंकि ताकि ये लोग मतलब कोर्ट ऑफिशियल से या राजा के खबरी वबरियों से बचे रहें। ठीक है, और लोगों तक अपनी बात फिलोसफर्स, बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू पहुंचाते थे और वो चाह रहे थे कि ये सब बातें जो हैं वो लोगों में फैल जाएं और लोग समझें कि गलत हो रहा है हमारे साथ, तो उसे रोकने में हेल्प करें, आवाज़ उठाएं। ठीक है, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो गारंटी देता था इंडिविजुअल राइट्स के, मौलिक अधिकारों की लोगों को। तो जो हमारे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो मैं मार्क करती जा रही हूँ वो आप याद कर लेना, आप पेपर में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। Contribution of philosophers. John Locke written a book named Two Treatises of Government, in which he criticized the doctrine of divine and absolute right of the monarch. Jean-Jacques Rousseau, a book named Social Contract, in which he proposed a form of government based on a social contract between people and their representatives.
Montesquieu written a book named The Spirit of the Laws, in which he proposed a division of power within the government between legislative, the executive and the judiciary. See, ये जो हमारा contribution of philosophers है, ये important और सबसे main है, ठीक है। तो ये तीनों जो फिलोसफर्स हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है और इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी उनका नाम भी अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो जो हमारे जॉन लॉक थे, उन्होंने बुक लिखी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारी पॉलिसी है कि हम राजा को अपने सारे अधिकार दे देते हैं हम पर रूल करने के, ठीक है, वो गलत है। सारे अधिकार राजा के नहीं हो सकते हैं, हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार है जो राजा को हमें देने चाहिए, वो राजा का फर्ज बनता है, ओके। और दूसरे थे हमारे जियान जैक रॉसो, जिन्होंने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में इन्होंने ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने का प्रपोजल रखा जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लिंक बना के चले लोगों के बीच में, और जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के चले, एक लिंक बना के चले कि हाँ, हमें मालूम तो है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये था। एंड थर्ड इज़ मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इन्होंने इसमें ऐसा प्रपोज़ल रखा कि हमें जो गवर्नमेंट बनानी चाहिए उसमें हमें और गवर्नमेंट की डिवीज़न करना चाहिए उनकी पावर्स का। पहला होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो हमारे लेजिस्लेटिव होने चाहिए वो लॉज बनाएंगे, ठीक है, सोच समझ के ये नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे। और जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो ये देखेंगे कि लोग नियम कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो जुडिशरी होंगे वो उन लोगों को सज़ा देंगे जो नियम, लॉ, कायदे कानून को तोड़ेंगे, ओके। सो next is the outbreak of the revolution. Louis XVI called an assembly of the Estates General to pass his proposals to increase taxes on 5th May 1789. The first and second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third estates had to stand at the back. The third estate was representative by its most prosperous and educated members only, while the peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each state had 1 vote, and same practice to be continued this time. But members of the third estate demanded individual voting rights, where each member would have 1 vote. After rejection of this proposal by the king, members of the third estate walked out of the assembly in the protest. One day on 20th June, the representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles, where they declared themselves a national assembly and vowed to draft a constitution for France that would limit the powers of the monarch. तो हुआ क्या, जो हमारे लुइस 16 राजा जी थे उन्होंने एक असेंबली बुलाई एस्टेट्स जनरल की 5 मई 1789 को, ताकि वो मीटिंग से एस्टेट्स जनरल की एक प्रपोजल पास कर सकें टैक्सेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस समय राजा को पूर्णतः ये अधिकार नहीं होता था कि अपने मन से उन्होंने कोई भी लॉ बनाया और पास कर दिया। उन्हें मीटिंग बुलानी पड़ती थी एस्टेट्स जनरल की, और वहाँ पे अगर मीटिंग में वो वोटिंग के थ्रू अगर वो प्रपोजल पास हो गया तो उसे लॉ बना के लोगों को सुना दिया जाता था। तो उन्होंने ऐसी मीटिंग बुलवाई एक लॉ पास कराने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए। तो जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोग थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिया। 300 फर्स्ट एस्टेट ने भेजे, 300 सेकंड एस्टेट ने भेजे, और जो हमारे थर्ड एस्टेट्स के मेंबर्स थे उन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, क्योंकि भैया वो पॉपुलेशन में 90% थे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज़्यादा होंगे। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें तो आगे की रोज़ में बिठा दिया गया, ठीक है। और जो हमारे थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे 600, उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो और वोटिंग कैसे होती थी उस समय कि एक एस्टेट के पास एक वोट है, ठीक है। और लुइस 16 को लग रहा था कि वो इस बार भी ऐसी वोटिंग करा के अपने लॉज पास करवा देंगे,
पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो थर्ड एस्टेट था वो इस बार उन्होंने अपने थोड़े प्रॉस्परस, थोड़े रिच और एजुकेटेड, थोड़े पढ़े लिखे लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। ठीक है, और उस असेंबली हॉल में पीजेंट्स यानी किसानों का, कारीगरों का और औरतों का जाना मना था असेंबली में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसी डिमांड करी कि सबको इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, मतलब 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, ना कि एक एस्टेट एक वोट। ठीक है, जब थर्ड एस्टेट के लोगों ने ऐसी डिमांड रखी तो किंग ने उनका ये प्रपोजल ऑफ डिमांड रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो ऐसा करेंगे कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स देंगे, 1 पर्सन 1 वोट देंगे, तो उनका जो ये टैक्सेस बढ़ाने का प्रपोजल्स है ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1 एस्टेट 1 वोट ही होगा। तो थर्ड एस्टेट के लोगों को गुस्सा आ गया और वो असेंबली छोड़ के बाहर विरोध करने के लिए चले गए। तो 28 जून को थर्ड एस्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठा हुए वर्साई में, और उन्होंने खुद को बोला कि हम नेशनल असेंबली हैं, हम लोग जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं अब वो फ्रांस की नेशनल असेंबली है। और उन्होंने ये कसम खाई, शपथ ली कि अब हम लोग यहाँ से उठेंगे तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही उठेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस जो राजा की पावर है उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं कि ये है थर्ड estate demanded individual voting rights and where each member would have 1 vote. इसमें है the third estate walked out of the assembly in protest after the rejection of the proposal by the king. And 28 जून को लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली कहा, और कहाँ इकट्ठा हुए? इंडोर टेनिस कोर्ट में। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर। Mirabeau, a noble, and Ebesius, a priest, led the third estate. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France was in trouble. Severe winter destroyed the food crops, which resulted in increase in the prices. Bakers who hoarded supplies for bread for making greater profit. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On July 14, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor were on their way to destroy the ripe crops through their hired gangs. Due to fear, peasants in several districts attacked the castle of nobles, looted hoarded grains, and burned down documents containing records. सो हुआ क्या कि जो एक मीराबियो नाम का नोबल था और एबेसियस नाम का प्रीस्ट यानी पंडित, नोबल यानी कि कोर्ट ऑफिशियल, ठीक है, उन्होंने थर्ड एस्टेट को लीड किया उस समय तक के लिए जब नेशनल असेंबली वर्साई में कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी। उस समय में फ्रांस मुसीबत में आ गया, जो बाकी का बचा हुआ फ्रांस था, क्योंकि कठोर सर्दी पड़ने के कारण, ज़्यादा सर्दी होने के कारण फूड क्रॉप्स जो थी वो बेकार हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से खाने के दाम बढ़ गए थे और बेकर्स ने जो है वो सप्लाईज रोक दी। ठीक है, उन्होंने सप्लाईज जो ब्रेड्स की थी वो रोक दी और उन्होंने बोला कि अब हम नए दामों पे ही ब्रेड बेचेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हमारी औरतें थी वो लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद उन्हें गुस्सा आने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉप्स पे हमला कर दिया। दे स्टॉर्म्ड इनटू दी शॉप्स। ठीक है, उसी समय जब राजा को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने अपनी आर्मी यानी ट्रूप को ऐसा आदेश दिया कि वो जाके पेरिस पे नज़र रखें। ठीक है, इसीलिए 14 जुलाई को जो भड़का हुआ हमारा क्राउड था वो गया और बैस्टाइल को उन्होंने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद कंट्री साइड में गांव से गांव ऐसी रूमर्स फैल गए, यानी कि अफवाहें फैल गई कि जो लॉर्ड्स हैं, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि उन्होंने अपने गुंडों को ऐसा आदेश दिया है कि जो भी राइप क्रॉप्स हैं, जो पका पकाया अनाज है, उनको ख़राब कर दे, बर्बाद कर दें, ऐसा उन्हें आदेश दिया। ऐसी अफवाहें फैल गई। इसी चक्कर में डर के कारण जो हमारे पीजेंट्स थे यानी किसान थे वो गए और उन्होंने कई जिलों में, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में अटैक कर दिया।
ठीक है, कैसल के ऊपर, यानी जो महल था नोबल्स का, उस पर उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ से उन्होंने अपना ये जो अनाज था उसे लूट लिया और वो कागजात जला दिए जिनमें रिकॉर्ड्स था, ठीक है, कि किसको कितना कर्जा देना है, किसका कितना कर्ज है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतना सब कुछ हो गया ये गलत फहमी की वजह से। फिर हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। Large number of nobles fled from their homes and many migrated to neighboring countries. Louis XVI finally recognized the National Assembly and accepted the constitution. On 4th August 1789, France passed the law for abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of clergy also were also forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. ठीक है, तो बहुत सारे नोबल्स या तो अपने अपने घरों से भाग गए और ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके छुप गए, फिर वहीं रहने लगे। और हमारे जो लुईस 16 राजा जी थे उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उन्होंने नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। ओके, तो 4 अगस्त 1789 में फ्रांस ने एक लॉ पास हुआ कि वहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम है उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं और ऑब्लिगेशंस और प्रिविलेजेस हैं उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सुख सुविधाएं क्लर्जी मेंबर्स को मिलती हैं, यानी जो चर्च में ऑफिशियल्स थे, फादर एंड ऑल, उनको ये सब प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जो चर्च टैक्स वसूल करती थी तीथेस नाम का, उससे भी अमान्य घोषित कर दिया गया और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था चर्च ने उसको भी जब्त कर लिया गया। ओके, तो अब हमारे जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन भी आ चुका है और हमारे मोनार्की भी है, यानी किंगशिप भी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, which main object was to limit the powers of the monarch. The powers were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, and the judiciary, which made France कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जो हमारी नेशनल असेंबली थी उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के 1791 में ख़त्म किया, जिसका मेन एम था, मेन ऑब्जेक्ट था कि वो जो हमारे किंग हैं, मोनार्क हैं, उनकी पावर्स पर रोक लगा सके, उनको एक लिमिट में कर सके, ठीक है, ताकि वो किसी के साथ अन्याय ना करें। तो पावर्स जो हमारी वो बट गई थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, 3, जिसमें लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था। मैंने पहले भी बताया कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएगी और जो एग्जीक्यूटिव है वो देखेगी कि लॉ लोग सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी जुडिशरी है वो उन लोगों को पनिश करेगी जो लॉ का पालन नहीं करेंगे, नियम कानून का, जिसकी वजह से फ्रांस अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी हैं। ओके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hands of National Assembly, which was indirectly elected. The National Assembly was elected by a group of electors, which were chosen by active citizens. Active citizens comprises of only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage. The remaining men and all women were classed as passive citizens who had no voting rights. ठीक है, तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पूरी लॉ मेकिंग, मतलब पूरी जो भी नियम कायदे कानून बनेंगे उसकी पूरी पावर नेशनल असेंबली के हाथ में दे दी। ठीक है, और नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। देखो अब सिस्टम ऐसा क्या बना कि फ्रांस में जो लोग होंगे, ठीक है, जो फ्रांस के सिटीजन्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट था एक्टिव सिटीजन्स का। एक्टिव सिटीजन्स में वो आदमी आते थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आदमी, नो लेडीज़। ओके, वो आदमी आते थे जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज के अबव हों, ठीक है, 25 साल से उम्र में बड़े हों, ठीक है, और एटलीस्ट वो इतना टैक्स पे करते हों कि जो 3 दिन की लेबर की पगार यानी तनख्वाह के बराबर हो या उससे ऊंचा हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक लेबर की आमदनी एक दिन की 100 रुपये है, तो 3 दिन की कितनी होगी, 300 रुपये। तो उन्हीं आदमियों को वोटिंग राइट्स मिलेंगे जो कि 25 साल से उम्र में बड़े हैं और वो एटलीस्ट 300 रुपये से ज़्यादा या 300 रुपये के बराबर टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अगर आप 300 रुपये से, मतलब 3 दिन की लेबर की वेज से कम टैक्स भरते हो तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, भले आप 25 साल से ऊपर हो क्यों ना हो।
ठीक है, अगर आप 25 साल से ऊपर भी हो और आप इतना टैक्स पे करते हो जो कि एक लेबर की 3 दिन की तनख्वाह के बराबर हो या उससे ऊपर हो, तो ही आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, और जिनके पास वोटिंग राइट्स थे उन्हें एक्टिव सिटीजन्स बोला गया, और बाकी के जो बचे हुए लोग थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स बोला गया, जिसमें औरतें भी थी। औरतों का इसमें कोई नामो निशानी नहीं है। ठीक है, ओनली मेन। ठीक है, तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो हमारे इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे डायरेक्ट वोट करके। डायरेक्टली वोटिंग होती थी, वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्टर्स बोलेंगे हम लोग, और उसको एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे। और वो इलेक्टर्स हमारे नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। वो इलेक्टर्स वोटिंग करते थे और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। ओके, ये हमारा पूरा सिस्टम बना। ऐसे इलेक्शंस होते थे और ऐसे लोग मतलब गवर्नमेंट बनती थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उस समय का हमारा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were given to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी शुरुआत ही इंडिविजुअल राइट्स से हुई थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों से हुई थी, जिसको हम लोगों ने बोला डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। हमारे अधिकार, ठीक है, अधिकार जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का हमें पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारे दिल में हमारे मन में हमें सही लगता है उसको हम बोलने का पूरा अधिकार रखते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम अपना सलाह देने का भी पूरा अधिकार रखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, नियम कायदे कानून के सामने सब इक्वल हैं, चाहे अमीर गरीब है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाएगा, सब इक्वल है। ठीक है, और हर एक ह्यूमन बींग को ये अधिकार बाय बर्थ मिले हुए हैं जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, तो ये हमें बताया गया। और ये जो स्टेट है हमारा, जो फ्रांस है, उसकी ड्यूटी है कि वो फ्रांस के सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी हमारे गवर्नमेंट की ऐसी ड्यूटी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स पर। इसमें पहला है द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि टूटी हुई चेन, जो कि सिंबॉलिक है, जो कि ये दर्शाती है कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमने अपनी बेड़ियाँ तोड़ दी हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, यानी कि शो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, की एकता में ही ताकत है। आप चाहो तो ईजिली एक लकड़ी को अपने हाथ से तोड़ सकते हो, पर अगर आप एक लकड़ी का गट्ठर लोगे तो आप उसे ईजिली नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, और मैन लेबर से तो बिल्कुल नहीं। ओके, सो वही चीज़ है कि जो है हमारी एकता में ताकत को सिम्बॉलिफाई करता है। ठीक है, The eye within a triangle radiating light, the all-seeing eye stands for knowledge. Triangle में एक आई बनी हुई है जो ऐसा, जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, लाइट निकल रही है, जो कि हमें बताता है कि नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, कि हमारे आसपास के शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि कल को हमारा कोई मिसयूज़ ना कर सके। सेप्टर इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। सेप्टर इज़ लाइक छड़ी होती है, पहले के ज़माने में राजा और एक छड़ी टाइप की लेके घूमते थे, जो जादूगर वाली छड़ी होती है भाई, वो सिंबलाइज करती थी उनकी पावर का, कि उनके पास पावर है। जैसे नहीं पुलिस का डंडा होता है, वो शो करता है दैट पुलिस के पास पावर है। ठीक है, वैसे ही उनकी भी छड़ी होती थी। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी मीन्स इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब जो स्नेक है वो अपनी टेल को बाइट करेगा तो एक रिंग बना लेगा, और रिंग हैज़ नो एंड पॉइंट, अ सर्कल हैज़ नो एंड पॉइंट, यू नो दैट ना। तो वही वो सिंबलाइज कर रहा है एटर्निटी को। ओके, एटर्निटी इज इन्फिनिटी। रेड फ्रिजियन कैप वोन बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जो स्लेव्स थे जब वो फ्री हुए, जब उन्हें फ्रीडम मिली, तो उन्होंने एक रेड कलर की कैप पहनी, और वो कैप को ये सिंबलाइज कर रही थी कि वो लोग अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, उन्हें फ्रीडम मिल गई है। ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का फ्लैग भी ब्लू वाइट और रेड ही है।
ओके तो ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। विंग्ड वुमेन इज़ अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, नियम कायदे कानून लॉज को पर्सोनिफाई करी है विंग्ड वुमेन, जो बहुत ऊंची उड़ रही है आसमान में। ओके तो ये सिंबलाइज कर रही है। द लॉ टैबलेट, लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी कि नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर है और सब उसकी नज़र में एक हैं, समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ओके सो Thanks for watching. The notes of the related topic are given in the description box below. Please like, share and subscribe.